नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हाउ आर गुड यू? इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं फाइन सब सर। लोग? नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। This is our class on knee. And we will complete this class in 3 sessions. Today, next Saturday and Sunday. हमारा नी पेन का सेशन फर्स्ट क्लास है। इसको हम 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। आज का दिन सैटरडे और संडे को। टुडे we will read anatomy of knee. नी की एनाटॉमी क्या है उसको आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास we will learn about X-ray and MRIs and how to check manually knee joint. मैनुअली हम नी जॉइंट को कैसे चेक करें विदाउट एमआरआई और विदाउट एक्सरे भी आप नी को पैल्पेट करके मैनुअली चेक कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कोई लिगामेंट या ऑस्टियोआर्थराइटिस है और एनी अदर प्रॉब्लम एज पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम और bursitis। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। एक्सरे, एमआरआई और हाउ टू चेक मैनुअली नी जॉइंट। और थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पेन ऑफ नी जॉइंट एंड knee pain according to TCM and treatment of knee joint according to acupuncture। ये जितने भी कंडीशंस हैं जो आएंगी मैं आपको बढ़ाऊंगा। लिगामेंट इंजरी, मेनिस्कस इंजरी और पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी की सारी कंडीशंस यू कैन ट्रीट by acupuncture very successful. Actually my practical experience is very good for knee. मैंने नी पे thousands of patients I have treated of knee joint ligamental injury और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम और बर्साटाइटिस और एनी अदर बहुत सारी जितनी भी तरीके की नी की प्रॉब्लम आती है वो सारी मैंने प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से ट्रीट किया और थाउजेंड ऑफ पेशेंट्स ठीक थे। तो वही मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने इन क्लासेस में रखूंगा। तो शुरू करते हैं एनाटॉमी ऑफ नी। अमित भाई शुरू कर दीजिए। Today our first class
this free class about knee, and सेकंड और थर्ड क्लास के लिए चार्जेस रखे गए हैं बहुत मिनिमम 1000 रुपीज चार्जेस हैं। कई लोगों ने डिपॉजिट करवाया है। जो लोग आगे ज्वाइन करना चाहें इस क्लास को सुनने के बाद में, वो लोग डिपॉजिट करवा के और कंफर्म कर लें। ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन ऑल नी प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। नेक्स्ट ले लीजिए अमित भाई। मेरे लिए पेंसिल दे देना। नी जॉइंट, there is three joints, three bones मिल करके नी जॉइंट फॉर्म करता है। फर्स्ट फीमर, एंड टिबिया एंड पटेला। फीमर्स के कॉन्डाइल्स और टिबिया के कॉन्डाइल्स, कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया एंड कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर एंड पटेला, थ्री जॉइंट्स। ये तीनों जॉइंट आपस में मिल करके, तीनों बोन्स मिल करके नी जॉइंट को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। टाइप, it is a condylar synovial joint incorporating two condylar joints between condyles of femur and condyle of femur, two condyles of femur, medial and lateral condyle of tibia and medial condyle of tibia. And one saddle joint between femur and patella. सैडल जॉइंट जो होता है उसमें, जैसे ये आपका फीमर है, फीमर का यहाँ पे ये ग्रूव बना हुआ है, जैसे ग्रूव, उस ग्रूव में पटेला मूव करता है। दिस इज सैडल टाइप जॉइंट एंड टू कॉन्डिलर जॉइंट्स बिटवीन कॉन्डिल्स ऑफ फीमर एंड टिबिया। तो ये बने टोटल तीन जॉइंट बन जाते हैं। एक जॉइंट तो लेटरल साइड कॉन्डिल ऑफ फीमर एंड लेटरल साइड कॉन्डिल ऑफ टिबिया, सेकंड medial side condyle of femur and medial side condyle of tibia, and third femur and patella. There are three joints present in a knee joint. Next ले लीजिए। Features, largest and most complex joint of body, लार्जेस्ट जॉइंट है और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्सिटी इज ड्यू टू फ्यूजन ऑफ थ्री जॉइंट्स इन वन। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया देयर आर थ्री जॉइंट्स प्रेजेंट इन एनी जॉइंट, और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी वजह से है क्योंकि एक जॉइंट में तीन जॉइंट इंक्लूड। It is formed by fusion of lateral femorotibial joint, medial femorotibial joint, and femoropatellar joint. Lateral femorotibial, medial femorotibial, and femoropatellar joint.
ये 3 जॉइंट एक साथ हैं एक जॉइंट में, इसकी वजह से ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और लार्जेस्ट जॉइंट भी है, बहुत बड़ा जॉइंट है। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से नीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी होती है। नीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर 3 जॉइंट है। कोई भी एक जॉइंट इंजर्ड होगा तो दूसरे जॉइंट को इफेक्ट करेगा। एक एक चीज को आपको बड़ा कंफर्म बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप इसकी एनाटॉमी को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसको ट्रीटमेंट भी इसका बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और अगर आपको एनाटॉमी नहीं आती है इसकी, आप एनाटॉमी में कहीं कंफ्यूजन में रह गए, आपने इसको रीड नहीं किया है, तो आप नी का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कोई पेशेंट एक्यूप्रेशरिस्ट के पास जाता है नी का पेन लेकर के। आपके पास बहुत ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपके पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, आप उनमें से कुछ एक पेशेंट्स को ठीक कर लेते हैं, सबको नहीं कर पाते। तो फिर लोग क्या कहते हैं, चला तो तीर नहीं तो तुक्का, मतलब ट्राई कर लेते हैं। लोग एक्यूपंक्चर के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए ट्राई करने के लिए आते हैं, ठीक होने के लिए बहुत कम लोग आते हैं। वो लोग हमें ट्राई करते हैं बिकॉज ऑफ लेस नॉलेज ऑफ एनाटॉमी। If you have proper knowledge of anatomy, you can treat very well all problems, all diseases. Next ले लीजिए, आर्टिकुलर सर्फेसेस। आर्टिकुलेट कहाँ कहाँ होता है? कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया एंड पटेला। फर्स्ट आर्टिकुलेशन condyles of femur and tibia, medial side condyle of femur and tibia, lateral side and patella with femur. Femoral condyles articulates with tibial condyles below and behind and with patella in front. Femoral condyles articulates with tibial condyles below the femur condyles and behind, नीचे और पीछे, and with patella in front. ये आपके आर्टिकुलर सरफेसेस हैं जहां पे ये आर्टिकुलेशन होता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स भी यहीं पे होती है। मैक्सिमम नी रिलेटेड इश्यूज in this part and this part and this part, 3 parts. अगर आप एनाटॉमी को अच्छे से समझ लेंगे तो आप पैल्पेट करके मैनुअली चेक कर लेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम। ये 3 सरफेसेस हैं आपके सामने जहां पे आर्टिकुलेशन। नेक्स्ट ले लीजिए, ब्रशा ऑफ नी, जहां पे आपके 3 बोन्स थी, फेमर, टिबिया एंड पटेला।
पार्ट्स हुए, कंडल्स ऑफ फीमर, कंडल्स ऑफ टिबिया एंड पटेला। और अब हम आते हैं वर्सा। वर्सा आर स्मॉल फ्लूइड्स फिल्ड सेल्स। ये छोटे ऐसे पार्ट होते हैं जहां पे फ्लूइड्स रहता है, फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो रहता है उस गैप। और जब आपको इंजरी होती है तो आपकी एमआरआई में बर्साइटिस आता है। बर्साइटिस ए इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन रहेगा, स्वेलिंग रहेगी। तो ये बर्सा होते हैं जो आपके एंटीरियर, मीडियल एंड लेटरल साइड में होते हैं, पोस्टीरियर साइड में नहीं। 4 bursa in anterior side, 4 bursa in medial side, and 4 bursa in lateral side. Total 12 bursa. तो जब भी आपके सामने एमआरआई आएगी आप उसको देखेंगे। अब देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपके 2, 3 एंड 4, ये एंटीरियर साइड की बर्सा हुआ। सुप्रापेटलर बर्सा जो पटेला से सुपीरियर है, ऊपर है। परीपेटलर बर्सा पटेला के ऊपर है। इंफ्रापेटलर बर्सा, ये सारे उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग बर्सा है। इनमें क्या रहता है? फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। और जब चोट लगेगी तो इन बर्सा में इंजरी जैसे ही होगी, इन्फ्लेमेशन आएगा और स्वेलिंग आएगा। अर्थराइटिस की कंडीशन में भी ये चीजें बहुत बार हो जाती है। सेकंड इमेज है, उसको देख लीजिए। ये आपका इंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है और ये आपका लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में देख लीजिए, प्रीपटेलर बर्सा, पटेला है और पटेला के ऊपर सुप्रापटेलर बर्सा है, सुपीरियर साइड में। सबक्यूटनेस इंफ्रापटेलर बर्सा एंड डीप इंफ्रापटेलर बर्सा। This is popliteal bursa backside. Subsaltitial bursa। इस तरीके से आपके नी में टोटल 12 bursa is there in your knee joint। बर्साइटिस कंडीशन जब आपको मिलती है एमआरआई में तो आपको समझ जाना चाहिए बर्सा से रिलेटेड, साइनोवियल फ्लूइड से रिलेटेड कोई इश्यू है, उसमें कोई इन्फ्लेमेशन आ है। नेक्स्ट ले लीजिए। ये हमारी आगे आने वाली क्लास है, सर्वाइकल पेन। सेम इसी पैटर्न पे चलेगी जिस पैटर्न पे अभी नी का चल रहा है। pain, same anatomy, and after that how to read X-ray, MRI, and how to manually check the joint, that part of body, and how to treat by TCM. Cervical upcoming classes हैं, cervical, shoulder and slip disc. ऑनलाइन ट्रीटमेंट हमारा सेशन चल रहा है अभी। कुछ लोगों ने उसका फायदा भी लिया है। लास्ट वीक में काफी पेशेंट्स आए थे। सिंगल टाइम कंसल्टेशन चार्जेस हैं 200 रुपीज फॉर ए पेशेंट। उसके बाद में कोई चार्जेस नहीं। अगर आप लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, ब्लड सप्लाई टू नी जॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
नी जॉइंट। जब भी आपको किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रीट करना होता है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? ब्लड सप्लाई को इंप्रूव करके। इफ देयर इज osteoporosis or osteoarthritis or patellofemoral syndrome, how to nourish that part? Increase the blood supply. और अगर आपको पता ही नहीं है ब्लड सप्लाई, आप कैसे इंक्रीज करेंगे सप्लाई को? तो इसमें आपको सप्लाई, नी जॉइंट में सप्लाई देने के लिए आर्टरीज हैं। पोप्लिटियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, lateral circumflex femoral artery. This is lateral circumflex femoral artery. The femoral artery front side. Anterior tibial artery. This is anterior tibial artery. And posterior tibial artery. तो ये आर्टरीज जहां से जिस वे से आ रही है उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देके आप ब्लड फ्लो इंक्रीज करें। इन एक्यूट इंजरी हमें ब्लड फ्लो रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है। इन एक्यूट इंजरी we are treat the inflammation by reducing the blood flow. In chronic cases, we are treat the knee joint by improve the blood supply. ये सप्लाई कैसे बढ़ेगी वो मैं आपको ट्रीटमेंट सेशन में बताऊंगा, कैसे आप वहां पे सप्लाई को इंप्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑस्टियोफाइटी हो गया इस तरीके से, और जॉइंट को नरिशमेंट नहीं मिला, जॉइंट इज क्रैक्ड, जॉइंट इज क्रैक्ड, और मेनिस्कस इज क्रैक्ड। जब क्रैकिंग हुआ तो रिपेयरिंग के लिए आपको नरिशमेंट देना पड़ेगा। वो नरिशमेंट आप ब्लड सप्लाई इंप्रूव करके ही कर सकते हैं। अगर आप उसको करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। ये मेन रीजन है हमारा सभी पेन्स में, ऑल टाइप ऑफ नी जॉइंट पेन्स में सक्सेसफुल ना होने का। अगर हम लोग जानते हैं इसके बारे में तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो 5 आर्टरीज हैं नी जॉइंट को जो ब्लड सप्लाई देती हैं। 5 आर्टरीज: पोप्लिटियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, इंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ओके, नेक्स्ट ले लीजिए, नर्व सप्लाई ऑफ नी जॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 3 type of nerves is there to supply knee joint. नी जॉइंट में कोई भी इशू हुआ ब्रेन तक मैसेज कौन करता है? नर्व। विदाउट नर्व आप ब्रेन को कैसे बता देंगे? 3 nerves: femoral nerve, this is femoral nerve, green color. Obturator nerve, yellow color side, and sciatic nerve. sciatic nerve तो आपने सबने पढ़ा है, सुना है, लेकिन आपने फेमोरल नर्व और ऑपरेटर नर्व के बारे में नहीं सुना होगा।
एक एग्जांपल देता हूं, सियाटिका को जब पढ़ेंगे आगे, देयर इज 10 टाइप्स ऑफ सियाटिका, लेकिन हम लोग ज्यादातर 3 टाइप्स ऑफ सियाटिका पे बात करते हैं। वन, अकॉर्डिंग टू टीसीएफ, यूबी चैनल, along the UB channel, behind the leg, posterior side of the leg, gallbladder channel sciatica, lateral side of the leg, and spleen channel of sciatica in the front of leg. फ्रंट ऑफ लेग में sciatic पेन आएगा तो कहाँ आएगा आपका, फेमोरल नर्व पे या ऑपरेटर नर्व पे। अगर आप इनकी लोकेशन जानते हैं, आपको पता है ये नर्व यहां से आ रही है, तो आप ट्रीट करें। सिंगल पॉइंट से ट्रीट कर सकते हैं, और क्रोनिक है तो 8 से 10 सिटिंग, और एक्यूट है तो 2 से 3 सिटिंग मैक्सिमम आप उसमें उसको ट्रीट कर लें। With 3 nerves supply of the knee joint, femoral nerve, sciatic nerve and operator nerve. Okay, next ले लीजिए ligaments of nerve, knee। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, हमने तो 4 ही लिगामेंट सुने थे। फर्स्ट फाइब्रस कैप्सूल, सेकंड लिगामेंटम पटेला, थर्ड वन इज टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, एमसीएल बोलते हैं इसको, फोर्थ फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, एलसीएल बोलते हैं इसको, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, और टिबियल को बोलते हैं मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, एंड फिफ्थ वन इज एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एसीएल, सिक्स्थ पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, पीसीएल, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, arcuate popliteal ligament, medial meniscus and lateral meniscus। तो ये हमारे लिगामेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले लिगामेंट ही डैमेज होते हैं। सबसे पहले लिगामेंट्स ही डैमेज होते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए अमित भाई, fibrous capsule, the outer layer of knee capsule consists of fibrous connective tissue to hold the joint in place, whereas the inner layer consists of the synovial membrane which secretes synovial fluid into the joint to provide lubrication। ये कैप्सूल है, ये रेड कलर की आप एक लाइन देखें, दिस इज कैप्सूल। बहुत ही थिन लेयर, बहुत ही थिन लेयर, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ स्ट्रक्चर है। जैसे ही इंजरी होती है कैप्सूल फट जाता है। जब कैप्सूल ब्रस्ट होता है तो साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकल जाता है, और जब साइनोवियल फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो बोन्स आपस में टकराने लग जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप जब भी एमआरआई पढ़ेंगे तो एमआरआई में आपको ये कंडीशन मिलेगी। इन दैट केसेस
ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इनके केसेस में आपको एमआरआई में फाइब्रस कैप्सूल का जिक्र आएगा। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए फाइब्रस कैप्सूल की। ये जो आपका है फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, और ये जो डॉटेड दिखाया गया है ग्रीन कलर में, दिस इज फाइब्रस कैप्सूल। ये दोनों टाइप के व्यू दिखा दिया, वो अलग व्यू का जॉइंट था, ये अलग व्यू का जॉइंट। ये आपका फिब्रुलर कोलेटरल लिगामेंट है, ये आपका टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, और इनके बीच में ये जो डॉटेड ग्रीन कलर का डॉट दिखाया गया है, दिस इज फाइब्रस कैप्सूल। और जब ये क्रैक हो जाता है तो इसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बाहर निकल जाता है। इफ एनी इंजरी or trauma, in the condition of trauma or injury, the capsule is break and synovial fluid is leak. And after leakage of synovial fluid, the bones touch together. बोन्स आपस में टच होना शुरू हो जाती हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट ले लीजिए भाई, लिगामेंटम पटेला। द पटेलर लिगामेंट, patellar tendon or infrapatellar portion of quadriceps tendon is the inferior continuation of quadriceps tendon. ये quadriceps tendon है ऊपर, it extends inferiorly from the apex of patella to tibial tuberosity. apex of patella से शुरू होके ये टिबिया ट्यूबरोसिटी है, यहां तक ये यहाँ टेंडन था, यहाँ कन्वर्ट हुआ लिगामेंट, लिगामेंटम पटेला। ऊपर से आया आपका क्वाड्रिसेप टेंडन, ये पूरा ओवर इसको कवर करता है पटेला को, ऊपर से लेके नीचे तक, और अपने पटेला से नीचे जाता है, पटेला को टिबिया से जोड़ने का काम करता है, पटेला टू टिबिया, टिबिया के ट्यूबरोसिटी तक आता है, उसको कहते हैं लिगामेंटम पटेला। और लिगामेंटम पटेला के पीछे यहाँ पे फैट डिपॉजिट रहता है, इसे बोलते हैं फैट पैड। बहुत बार इंजरी होने के बाद में लिगामेंटम पटेला के नीचे से फैट टिश्यूज निकल जाते हैं, तब भी पेन की कंडीशन आ जाती है। ये आगे आपको ट्रीटमेंट सेशन में, और इसको कैसे चेक करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। लिगामेंटम पटेला फ्रॉम क्वाड्रिसेप टेंडन। नेक्स्ट ले लीजिए टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, एमसीएल, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। टिबियल कोलेटरल क्यों? क्योंकि फीमर को टिबिया से जोड़ता है, टिबिया को फीमर से जोड़ता है। द सुपरफिशियल एमसीएल, also known as a tibial collateral ligament or vertical component of the MCL, is part of the middle layer of the medial capsuloligamentus complex of the knee.
its proximal attachment is the posterior superior aspect of the medial femoral epicondyle. medial femoral, medial साइड का जो फेमर का एपिकोंडल है उससे जोड़ता है. इंटीरियर इंफीरियर टू द adductor tuberosum. राइट. MCL ये इंजरी से ही ब्रेक होता है. लिगामेंटल इंजरी, जब इसमें कोई स्पेसिफिक इंजरी होगी तभी ये ब्रेक होता है, अदरवाइज MCL पे जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं आता है. और इसके नीचे जो कैप्सूल है, फाइब्रस कैप्सूल, वो रहता है. समझ रहे हैं ना आप? यह हुआ MCL. और इसके अंदर जो डॉटेड मैंने ग्रीन दिखाया था, फाइब्रस कैप्सूल. राइट. नेक्स्ट ले लीजिए. फिब्रिल कोलेटरल लिगामेंट, LCL, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट. फिबुला को फीमर से जोड़ता है. दिस इज फिबुला. और फिबुला आपकी लेटरल साइड में रहती है. The lateral collateral ligament is on the lateral aspect of the knee and forms part of the posterior lateral corner. It is a major knee stabilizer against adverse forces. The lateral aspect of the knee is divided into 3 layers, and the LCL is part of the deep layer of the lateral aspect of the knee. इसकी 3 लेयर्स होती हैं. डीप लेयर होती है यहाँ पे, इसी में से निकल के इस तरीके से लेयर्स हो जाती है. और ये बाहर से लेटरल साइड से अगर चोट लगती है किसी भी तरह की, मीडियली तो चोट जल्दी से नहीं लगती है. लेटरल साइड से ही अगर कोई पुश करेगा, कोई थ्रो करेगा, कोई हार्म करेगा आपको, कुछ कोई भी फोर्स, तो लेटरल साइड से करेगा. तो इसलिए ये लिगामेंट आपका स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता है. अगर लेटरल साइड से, बाहर की साइड से कोई अटैक हुआ, कोई चोट लगी, इंजरी हुई, इट मींस आपका फिब्रिल कोलेटरल लिगामेंट और LCL इज डैमेज्ड. और इसकी 3 लेयर्स होती है. नेक्स्ट ले लीजिए. एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ACL, सबसे ज्यादा रप्चर होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम. अगर आपको बताया जाता है लिगामेंट टियर है तो सबसे ज्यादा ACL ही टियर होता है. The anterior cruciate ligament is a band of dense connective tissue which courses from the femur to tibia. ये आपका फीमर है ऊपर और ये टिबिया है. फीमर से आया है और टिबिया तक क्रॉस करेगा. दिस इज ACL. पटेला के पीछे फीमर से टिबिया के एंटीरियर साइड. ठीक है. As it resists anterior tibial translation and rotation loads. When the knees extend, the ACL has a mean length of 32 mm and a width of 7 to 12 mm. जब हम रोटेशन करते हैं, मूव करते हैं इस तरीके की कोई भी, उसमें हमारी हेल्प करता है ACL. और ये फीमर से टिबिया तक आता है.
और सबसे ज्यादा टियर होने वाला लिगामेंट है। क्योंकि अगर आपने कोई भी मिस्टेक किया और लेग को रोटेट किया, लेग को रोटेट करते ही एसीएल टियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एकदम पीछे घूम के देखा तो एसीएल टियर हो सकता है अगर आपके लेग की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुई। थोड़ा सा भी लेग एकदम रुका और आपने मूव किया, एसीएल टियर हो सकता है। आपको सबसे ज्यादा काम भी एसीएल पे ही करना है लिगामेंट्स में। नेक्स्ट ले लीजिए, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पीसीएल। द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इज लोकेटेड इनसाइड द नी। नी के अंदर लोकेट होता है, जस्ट बिहाइंड द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। एसीएल के पीछे इट इज वन ऑफ सेवरल लिगामेंट्स that connect the femur to the tibia। ये बैक व्यू है, ये पीसीएल है, और ये फ्रंट व्यू है, ये पीसीएल। एसीएल के पीछे होता है। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत जबरदस्त। अगर ट्रॉमा होता है, हैवी इंजरी होती है, तभी पीसीएल टियर होता है, अदरवाइज पीसीएल टियर नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एसीएल के पीछे होता है, नी के अंदर। इसमें देखिए ये एसीएल दिखाया गया है और उसके पीछे ये आपका PCL। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है पीसीएल। ओके, नेक्स्ट ले लीजिए, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, OPL, is the chief spot of knee joint on its posterior aspect। जब का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, वहां से इसको चीफ स्पोर्ट देता है, बहुत मेन स्पोर्ट देता है। The distal tendon of the semimembranosus muscle have 5 insertions with the oblique popliteal ligament being one of them। ये है आपका ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, ओब्लिकली जुड़ा हुआ और पीछे से सपोर्ट देता है। ये आपका सेमी मेम्ब्रेनोसस और ये आपका सेमी मेम्ब्रेनोसस एक्सपांशन ऑफ पोप्लिटस, और ये इसके पीछे आ गया पीसीएल। समझ रहे हैं? देखिए, आज तक आप लोगों ने जो भी पढ़ा होगा लिगामेंट्स के बारे में, सबसे पहले एसीएल, फिर पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल, बहुत सारे, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होता है। जब आप एमआरआई पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स मिलते हैं। जब हम एमआरआई देखते हैं, वो टर्म हमें समझ में नहीं आती है तो हम लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। छोड़ो, जो सिस्टम पहले चल रहा है उसी पे आप करते जाओ। 100 में से 20% ठीक होते हैं, 25% ठीक होते हैं, क्योंकि आपने उसकी एनाटॉमी को समझा नहीं। अगर आपने उसकी एनाटॉमी को समझा होता तो आप इसको पर्टिकुलर ठीक कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, राइट। नेक्स्ट ले लीजिए, आर्क्वेट पोप्लिटियल लिगामेंट। The arcuate popliteal ligament is a thick and fibrous band of connective tissue that is connected from above to the femoris lateral condyle। फीमर का जो लेटरल कॉन्डाइल है उससे
the bony projection of the outer edge of the lower extremity of the femur. अब देखिए, ये है आपका आर्कुएट लेवल। आर्कुएट लिगामेंट का फीमर का लेटरल कॉन्डिल है, यहां से यार, और किसके साथ में टच हुआ? फिबुला के साथ में। इस तरीके से ये ओब्लिक कितना सपोर्ट दिया है बॉडी को, नी को। ये नी कैप्सूल, इसके अंदर आपका सैनुल फ्लूइड भरा हुआ, और पीछे से अगर कोई भी इंजरी, कोई भी चोट, कोई भी ट्रॉमा होता है तो नी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है बॉडी, नी को बॉडी ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया है। तो ये हुआ आपका आर्कुएट पोप्लिटेयर लिगामेंट। नेक्स्ट एलिजिबल पर मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस पे आपने बहुत सुना होगा, मेनिस्कस टियर हो जाता है, ये नॉर्मल मेनिस्कस है। मीडियल मेनिस्कस है, ये यहाँ पे मेनिस्कस टियर दिखाया गया है इसमें। The menisci of the knee joint are crescent-shaped wedges or fibrocartilage that provide increased stability to the femorotibial articulation. जो फेमर और टिबिया का जो आर्टिकुलेशन होता है कॉन्डिल्स के थ्रू, वहां स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, डिस्ट्रीब्यूट एक्सियल लोड, एब्जॉर्ब शॉक, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, एंड प्रोवाइड लुब्रिकेशन टू द नी जॉइंट, नी जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। Injuries to the menisci are recognized as a cause of significant musculoskeletal morbidity. जो कहते हैं ना कि ग्रीस सूख गया, लुब्रिकेशन नहीं रहा, वो सबसे ज्यादा यही कंडीशन होती है। मेनिस्कस, medial meniscus and lateral meniscus शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है, फाइब्रोकार्टिलेज से बना हुआ है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और फेमरोटिबियल आर्टिकुलेशन जो है उसको, इसका मेन जंक्शन है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम इसको रिपीट करेंगे पूरा पीपीटी को हम रिपीट करेंगे नी जॉइंट का एनाटॉमी। अब आप मेरे से जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो, साथ के साथ में आप मेरे से बात कर सकते हैं। इसीलिए क्लास को यहाँ तक रखा गया था ताकि आप अच्छे से समझ जाए। पूरा शुरू से ले लीजिए, मुझे प्रेजेंटेशन दोबारा फिर से शुरू करना है। हाँ, नी जॉइंट, 3 bones form this joint: femur, tibia, and patella. Condyles of femur, condyles of tibia, and patella. Okay.
आप मैसेज टाइप कर सकते हैं मुझे। दिस इज femur, femur, tibia, condyle of tibia, दूसरी साइड में आएगा दूसरा, ये condyle of femur दूसरी साइड में, और patella। ये तीन बोन्स मिलकर के नी जॉइंट फॉर्म करते हैं, नी जॉइंट। ओके, तो अगर बोनी कोई प्रॉब्लम रहेगी, if there is any bony problem in the knee joint, three bones is there, femur, tibia and patella। तो मतलब इन तीन ही बोन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, टाइप ऑफ जॉइंट, it is condylar synovial joint incorporating two condylar joints between condyles of femur and tibia। condyles of femur, ये femur के condyl हैं दो, और ये tibia, and one saddle joint between femur and patella। femur और patella के बीच में। तीन जॉइंट बने, 1, 2 and 3। तो टाइप ऑफ जॉइंट में साइनोवियल, कॉन्डिलर साइनोवियल जॉइंट है और सैडल जॉइंट। नेक्स्ट ले लीजिए, फीचर्स, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट बिकॉज ऑफ ड्यू टू फ्यूजन ऑफ 3 जॉइंट्स इन 1। ये एक सिंगल जॉइंट है जिसमें 3 जॉइंट आते हैं, सिंगल जॉइंट है और इसमें 1, 2 and 3 joints। One is femur and patella, patellofemoral joint। बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं इसकी वजह से, patellofemoral की वजह से। सबसे पहले patellofemoral इश्यूज ही आते हैं। उसके बाद में anterior side condyle of femur and anterior side condyle of tibia, and after that medial side of condyle of femur and medial side of condyle of tibia। So that's why this is most complex joint of the body। It is formed by fusion of lateral femoral tibia, medial femorotibial joint and femoropatellar joint, right? Next ले लीजिए, आर्टिकुलर सर्फेसेस, कहां से आर्टिकुलेशन होता है? condyles of femur, condyles of tibia, condyles of femur, condyles of tibia and patella के साथ में आर्टिकुलेशन होता है। femoral condyles articulates with tibia condyles below and behind and with patella in front। नीचे और पीछे और फ्रंट में पटेला के साथ। ठीक है, फेमोरल कॉन्डल्स जो हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं टिबियल कॉन्डल्स के साथ, नीचे और पीछे और फ्रंट में पटेला से।
नेक्स्ट ले लीजिए। सर ये नीचे और पीछे एक बार वापस बताइए ना, नीचे और पीछे। फेमर का बिलो है, फीमर कॉन्डल का बिलो है, फीमर का बिलो हुआ ना, नीचे हुआ ना फीमर का, हाँ एंड बिहाइंड, पीछे भी, फीमर के कॉन्डल के पीछे भी किसने का आर्टिकुलेट किया? टिबियल कॉन्डाइल ने। हाँ, और फ्रंट में किसने किया? पटेला। पटेला। बर्सा ऑफनी, बर्सा और स्मॉल फ्लूइड फिल्ड सेक्स, इसमें क्या रहता है? फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है बर्सा। There is 12 bursa in knee joint, 4 anterior bursa, 4 medial bursa and 4 lateral bursa. उनके नेम्स को हम यहाँ पे नहीं करेंगे डिस्क्राइब, लेकिन आपके जो मतलब की चीज है वो ये है, जब भी बर्साइटिस कंडीशन आती है एमआरआई में, दैट इज रिलेटेड टू बर्सा, एंटीरियर बर्सा और मीडियल और लेटरल बर्सा। सबसे ज्यादा कॉमन होता है एंटीरियर बर्सा, सुप्रापटेलर बर्सा, पेरिपटेलर बर्सा, इंफ्रापटेलर बर्सा एंड डीप इंफ्रापटेलर बर्सा। इसके नीचे एक डीप और चला जाता है जो कि यहां दिखाया गया। दिस इज सुप्रापटेलर, पेरिपटेलर एंड सबक्यूटनस इंफ्रापटेलर बर्सा और डीप पटेलर बर्सा। दिस इज पोप्लिटियल बर्सा, सबसार्टोरियल बर्सा बीच में है। टोटल 12 बर्सा इज देयर इन ए नी जॉइंट। सर स्वेलिंग भी बर्सा की वजह से ही आती है अगर ये वाटर हाँ फिल्ड है तो? बिल्कुल, इन्फ्लेमेशन जो रहेगा वो ज्यादातर बर्सा में ही आता है, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग। स्वेलिंग कैसी? एकदम रेड, नी स्वोलन हुआ, रेड हो गया, इट मींस देयर इज बर्साइटिस कंडीशन। ओके, तो आपको बर्सा पे ट्रीटमेंट करना है, कैसे करेंगे वो बताऊंगा। उसमें बर्साइटिस की कंडीशन में आपको ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट ले लीजिए। अपकमिंग क्लासेस सर्वाइकल, शोल्डर एंड डिस्पल, स्लिप डिस्क और sciatica और अदर। और अब आता है आपका ब्लड सप्लाई। 5 आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है नी जॉइंट। पोप्लिटियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी एंड लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। दिस इज लेटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी। Anterior tibial artery and posterior tibial artery, ये 5 आर्टरीज हैं जो ब्लड सप्लाई देती हैं नी जॉइंट को। अगर आप इसकी नॉलेज रखते हैं तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और मेनिस्कस टियर और लिगामेंट टियर, इन सबका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे ब्लड फ्लो इंप्रूव करना है। ब्लड फ्लो इंक्रीज करेंगे तो जॉइंट को नरिशमेंट मिलेगा और जॉइंट जल्दी हील हो जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए। सर हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी नर्व में प्रॉब्लम है ये सब? बिल्कुल, ये आपको नेक्स्ट क्लास में जैसे आपने, पूरा मिलेगा, आप मैनुअली सब चीज देख पाएंगे। ओके सर। हाँ लेकिन ऐसे यू कैन सर्च ना सर, ऐसे पता चल सकता है ना कौन सी नर्व की वजह से हो रहा है, आपको कर हो रहा है। कंप्लीटली देखिए, आज की जो क्लास है उसमें आपको पीपीटी से पढ़ाया जा रहा है, नेक्स्ट क्लास ओके में आपको वीडियोस से पढ़ाया जाएगा। ओके सर, में ओके, एक एक थैंक यू। टेक्निक बताई जाएगी आपको कैसे। मैं आपको खुद वीडियोस बना के, और वो सारी की सारी वीडियोस आपको उसमें एक एक स्टेप क्लियर रहेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच।
कैसे पैल्पेट करना है, कैसे मैनुअली चेक करना है जॉइंट को, तो पूरा आपको वीडियोस में मिलेगा। नर्व सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट, नर्व सप्लाई पे मैंने बताया था आपको, फेमोरल नर्व, sciatic nerve एंड ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ये तीन नर्व जो हैं वो सप्लाई करती हैं नी जॉइंट को। ब्रेन को जो भी नी का इशू में मैसेज जाता है वो इन नर्व्स के थ्रू ही जाता है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है वो इन्हीं तीन नर्व्स को होता है। sciatic मैंने बताया था, आपको भी पता है सब लोगों को, पोस्टीरियर साइड ऑफ द लेग एंड लेटरल साइड ऑफ द लेग, और femoral nerve in the front of thigh, और ऑब्ट्यूरेटर नर्व मीडियल साइड ऑफ द थाई। इन दोनों नर्व का जो इश्यू होगा वो स्प्लीन टाइप सियाटिका में होगा, और ये ट्रीटमेंट आपका जो स्लिप डिस्क की क्लास आएगी स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें इसको क्लियर भी किया जाएगा। बहुत बार आपके नी में पेन होता है, और आप जब एमआरआई कराते हैं तो नी जॉइंट आपका एकदम ओके है, जॉइंट में कोई इशू नहीं है, एकदम प्रॉपर है, लेकिन मीडियल साइड नी जॉइंट पेन है, दैट मींस दिस इज द प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड, लंबर बैक। इनमें से किसी एक नर्व की वजह से आपके नी में पेन आ सकता है, और कंप्रेशन कहाँ है, लंबर बैक पे। आप जब पैल्पेट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये कहाँ की प्रॉब्लम है। अगर आप जनरली नी पेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वहां का है ही नहीं, उसकी रूट ही लंबर में है। जब आप लंबोसैक्रल रीजन का ट्रीटमेंट करेंगे तो वो नी पेन ठीक हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे केसेस आते हैं। पेशेंट आपसे आके यही कंप्लेंट करेगा मेरे नी में पेन। आप कैसे फाइंड करेंगे कि नी का है या नहीं है? नेक्स्ट ले लीजिए, लिगामेंट्स ऑफ नी। नेक्स्ट ले लीजिए स्लाइड। सर नर्व्स को ट्रीट करके जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, नी की नर्व्स को ट्रीट करके। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए नर्व्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन नी की नर्व से नहीं होता है वो। ओके। नी से आप सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब आप डायबिटीज का जब आगे आपको क्लास मिलेगी तो उसमें उसको क्लियर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं सर? हम्म B12 डिफिशियंसी का वजह से भी नी पेन आता है, उसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? पता ही नहीं चलता उसका। बता दिया जाएगा आपको, डायग्नोस कल नेक्स्ट सैटरडे की क्लास डायग्नोस की रहेगी ना, हाँ वो सब बताया जाएगा उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। फाइब्रस कैप्सूल, द आउटर लेयर ऑफ नी की आउटर लेयर है कैप्सूल, कंसिस्ट ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू टू होल्ड द जॉइंट इन प्लेस। जॉइंट को होल्ड रखने का काम करता है। whereas the inner layer consists of a synovial membrane which secretes synovial fluid into the joint to provides lubrication। अगर आपका फाइब्रस कैप्सूल ब्रस्ट हो जाता है तो साइनोवियल फ्लूइड लीक कर जाएगा, और उसके बाद में लुब्रिकेशन नहीं मिलेगा जॉइंट को, और लुब्रिकेशन नहीं मिलने की कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा। और ये कैप्सूल जो है ये अपने अंदर पूरा, ये जो ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये फ्लूइड है, और ये रेड कलर बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन होती है। और मैंने आपको पटेलर लिगामेंटल के नीचे एक पढ़ाया था फैट पैड, दिस इज येलो, जो आपको येलो दिखाई दे रहा है दिस इज फैट पैड। इसको आगे मैं अभी
बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो कैप्सूल बर्स्ट होता है सबसे पहले जब आपका कोई इंजरी होती है और आपको एक बार लगा कि ठीक है, लेकिन आपको 6 महीने 1 साल के बाद में याद आया कि फलां उस दिन इंजरी हुई थी, लेकिन उसके बाद में नी खराब होता चला गया। बहुत माइनर लीकेज था, बहुत माइनर, लेकिन वो लीक करते 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 जॉइंट 6 महीने या 1 साल या 1.5 साल में जाके वो जॉइंट पूरा खराब हो गया। करंट आपको याद नहीं रहता है, तो आपको लगता है कुछ हुआ नहीं, और पास्ट का आप भूल गए। नेक्स्ट ले लीजिए। अभी इस व्यू में भी मैंने आपको दिखाया था, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन्स है ये है आपकी फाइब्रस कैप्सूल की दोनों साइड। ये फाइब्रस कैप्सूल है और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड रहता है। बहुत बारीक रचना है, बहुत बारीक इसका रहता है। और इसके अंदर की जो लेयर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है, और ये जॉइंट को लुब्रिकेशन देने का काम है। नेक्स्ट ले लीजिए। लिगामेंटम पटेला। अपेक्स ऑफ पटेला से टिबिया की ट्यूबरोसिटी, द पटेलर लिगामेंट, पटेलर टेंडन और इंफ्रापटेलर पोर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप टेंडन। क्वाड्रिसेप टेंडन जो आपके क्वाड से थाई के फ्रंट ऑफ थाई से आया है, और इसको एक्सटेंड हुआ नीचे टिबियल ट्यूबरोसिटी तक। ऊपर टेंडन था, नीचे आके लिगामेंट में कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट या medial collateral ligament. The superficial MCL, also known as a tibial collateral ligament or vertical component of the MCL, is part of medial layer of the medial capsulo-ligamentous complex of the knee. Its proximal attachment is posterior superior aspect of the medial femoral epicondyle, anterior inferior to the adductor tuberosity. ये मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो फीमर के कॉन्डल को टिबिया के कॉन्डल से जोड़ता है। नेक्स्ट ले लीजिए, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ये सबसे ज्यादा लेटरल साइड से बाहर से लगने वाली चोटों के डैमेज से बचाता है आपकी जॉइंट को। और इसकी 3 लेयर्स होती है। फिबुला से जुड़ रहा है इसलिए लेटरल है। 3 लेयर्स होती है। The lateral fibular collateral ligament is on the lateral aspect of the knee and forms part of posterior lateral corner. It is a major knee stabilizer. Against various forces, the lateral aspect of the knee is divided into 3 layers, and the LCL is part of deep layer of the lateral aspect of the knee. Okay? तो लेटरल साइड से अगर बाहर से कोई भी इंजरी हुई है तो आपको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट ले लीजिए, एसीएल। मैंने बताया था एसीएल सबसे ज्यादा टियर होने वाला लिगामेंट, इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ये सबसे ज्यादा टियर होता है।
क्योंकि ये रोटेशन करवाता है। जैसे ही आपने रोटेट किया और आपका फुट जो है वो प्रॉपर तरीके से रोटेट नहीं हुआ तो एसीएल टीयर हो जाएगा। The anterior cruciate ligament is a band of dense connective tissue which crosses from the femur to the tibia. The ACL is a key structure in the knee joint as it resists anterior tibial translation and rotational loads. Rotational loads जो होता है उसको लेता है। When the knee is extended, the ACL has a mean length of 32 mm and a width of 7 to 12 mm. ये आपका टिबिया है, टिबिया को फीमर से अटैच करता है, टिबिया को फीमर से अटैच करता है और रोटेशन में इसका मेन फंक्शन रहता है। नेक्स्ट ले लीजिए। सर लिगामेंट ट्रीटेबल है? लिगामेंट लिगामेंट ट्रीटेबल टेयर है। होते हैं वो ट्रीट हाँ, मैं आपको कितने केस हेलो दूं लिगामेंट के ओके जो ट्रीट सर, है बिकॉज प्योर। ऐसे लगता है कि वो टेयर हो गया वो वापस ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, क्या है? मैंने आपको सबसे पहले क्लास में ये बात की थी, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और मैंने लिगामेंट टीयर के 1000 ऑफ केसेस किए हैं, 1000 प्लस। ओह सर, विदाउट सर्जरी ना आपके भी पॉइंट से? मेरे पास अगर पूरे दिन में 10 पेशेंट आते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 4-5 लिगामेंट इंजरी होते हैं। ओके सर, मैं आपका नंबर किसी को भी शेयर कर सकती हूँ जिनको ये नी प्रॉब्लम वगैरह है, तो तो आप कहीं भी कांटेक्ट तो कर सके उनके ट्रीटमेंट के लिए। कर सकते थैंक यू सो मच सर। हैं। और इन क्लासेस में जो है वो सारा हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ओके सर। पीसीएल पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ये सबसे स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है नी जॉइंट का। इनसाइड द नी जस्ट बिहाइंड द एसीएल, एसीएल के एकदम पीछे ये आपका पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है, बैक व्यू, और इसके सामने आगे आ गया एसीएल। ये एसीएल है और इसके पीछे है पीसीएल। It is one of several ligaments that connects the femur thigh bone to the tibia shin bone. टिबिया के शिन बोन को जोड़ता है थाई बोन से। राइट, नेक्स्ट ले लीजिए ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट। ये भी पोस्टीरियर साइड में है पीछे की तरफ। द ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट इज द चीफ स्पॉट ऑफ द नी जॉइंट। ऑन इट्स posterior aspect, the distal tendon of the semimembranosus muscle have 5 insertion with the oblique popliteal ligament being one of them. ये oblique popliteal ligament बैक साइड में oblique ये जॉइंट को जोड़ के रखता है। ये आपका आ गया LCL, ये MCL। नेक्स्ट ले लीजिए arcuate popliteal ligament। Arcuate popliteal ligament is a thick and fibrous band of the connective tissue that is connected from above to the femur's lateral contact. The bony projection of the outer edge of the lower extremity of the femur. ये है आपका और ये था आपका ओब्लिक। और ये आर्क्यूट लिगामेंट हुआ और ये हुआ मीडियल बैंड जो आर्क्यूट लिगामेंट को और ओब्लिक पोप्लिटेल लिगामेंट को जोड़ता है।
और ये जो लेटरल बैंड है ये फीमर के लेटरल कॉन्डल को जोड़ता है। नेक्स्ट ले लीजिए, मेनिस्कस। दो मेनिस्कस होते हैं, एक मीडियल मेनिस्कस और एक लेटरल मेनिस्कस। ये आपका लेटरल मेनिस्कस है क्योंकि ये फिबुला है। फिबुला मीन्स लेटरल, और ये आपका मीडियल मेनिस्कस है। टिबिया पे होते हैं ये। द मेनिस्की ऑफ नी जॉइंट are crescent-shaped wedges of fibrocartilage that provide increased stability to the femorotibial articulation. Distribute axial load, absorb shock, shock absorb, shocker की तरह काम करते हैं, and provide lubrication to the knee joint. Lubrication provide करवाता है। जब ये टीयर हो जाता है या फट जाता है तो आपकी टिबिया और फीमर आपस में टच हो जाती है, तो फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपके सामने आ जाती है। इंजरीज टू द मेनिस्की आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट मस्कुलोस्केलेटल मोर्बिडिटी। तो ये मेनिस्कस हुआ। नेक्स्ट साथियों, ये था हमारा आज का लेसन पूरा, एनाटॉमी ऑफ नी, जिसमें हमने बोन्स, लिगामेंट्स, नर्व, आर्टरीज, इन सबको कवर किया। इसमें आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना है, मेरे से बात कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, 2 दिन का टाइम है आपके पास, आप इस जॉइंट की वीडियो को बार बार देखें, उसको पढ़ ले अच्छे से, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आपको ट्रीटमेंट कैसे करना, आपको पैल्पेट कैसे करना, चेक कैसे करना, हाउ टू चेक मैनुअली द नी जॉइंट। आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को मैनुअली चेक करके भी लिख सकते हैं, और सेम अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छी है, तो सेम MRI में वो मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में आप एक्सरे, MRI, हाउ टू रीड एक्सरे, हाउ टू रीड MRI, और मैनुअली आप चेक कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमारी नेक्स्ट क्लास में आएंगी। और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम बहुत बढ़िया तरीके से इसको कवर करेंगे कि कैसे आपको मैनुअली नी जॉइंट को चेक करना चाहिए, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट क्या क्या कारण है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी एंड अकॉर्डिंग टू DCM, and how we can treat it successfully. ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है नी जॉइंट की जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं। जो केसेस हम लोगों ने तैयार किए हैं उनकी हिस्ट्री हम आपको दे सकते हैं, उनके MRI दे सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की, आपको पेशेंट्स के नंबर दे सकते हैं, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं अगर आप, तो हैंड रेज कर दीजिए, हम लोग बात कर लेंगे। हाँ जी, बाला साहब जोशी, पूछिए। सर नमस्ते सर, मुझे एक पूछना था कि अभी 3 दिन का जो वर्कशॉप है आपका,
इसका पूरा पूरा वीडियो इस रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या हमें? रिकॉर्डिंग जो आज की फर्स्ट क्लास का रिकॉर्डिंग तो ओपन रहेगा सबके लिए। और नहीं, जो अभी लोग अभी 2 दिन अगला अगला जो है ना 3 दिन का है ना अपना कोर्स। 3 दिन का रिकॉर्डिंग उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा जो लोग 1000 रुपीज फी डिपॉजिट करवाएंगे। हाँ बराबर है ना सर, फीस देके मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे 3 दिन का रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। 3 दिन का और वो, रिकॉर्डिंग आप हाँ, और वो कितने दिन रहेगा वैसा, क्या परमानेंटली रहेगा? तो आपके पास रहेगा तकरीबन 3 मंथ तक। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा मैं बाहर गांव जा रहा था कल, थोड़ा प्रोग्राम था पहले से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर रिकॉर्डिंग रहता तो मैं बाद में देख सकता उसके लिए। रिकॉर्डिंग मिलेगा, और 3 मंथ अवेलेबल रहेगा आप लोगों के पास। अच्छा सर, और दूसरा एक ही पूछना था कि ये एक्यूप्रेशर पीसीएम जो है, तो उसमें एक्यूप्रेशर का पॉइंट्स बताने वाले हैं आप ट्रीटमेंट के लिए, क्या देखिए, एक्यूपंक्चर का? पॉइंट जो रहता है वो एक ही होता है, आप उस पे एक्यूप्रेशर करें या एक्यूपंक्चर करें, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। ये आपकी चॉइस हाँ पे मैं, डिपेंड है, आप उसको यस यस, एक्यूपंक्चर से करेंगे या एक्यूप्रेशर से। मैं आपको सारे मेथड बताने वाला हूँ। नहीं, मेरा एक्यूपंक्चर का नॉलेज नहीं है सर, इसीलिए पूछा मैंने। तो आप हाँ, एक्यूप्रेशर से उसको कैसे ट्रीट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें। यस सर, ठीक है, चलो। कितना और पैसा? फीस कब भरना? हम्म। फीस का जो है वो आपने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसके ऊपर भरना है क्या? हाँ बिल्कुल, उसी नंबर पे भरना है ओके सर। जो उसमें ब्रोशर पे दिया गया है। अकाउंट नंबर और क्यूआर कोड दिया है, उस क्यूआर स्कैनर पे उस पर डाल दीजिए। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं पूछना चाह रहा था, एज रिलेटेड नी बैंड हो जाते हैं, गैप हो जाता है कम से कम। मैंने ऐसे हम्म। से 60-65 ये एज के पेशेंट देखे हैं जिनके नी के अंदर गैप है ना, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, इवन 12 इंच तक मैंने देखे हैं। तो वो हम्म। सर ये ट्रीटमेंट में से पॉसिबल है ठीक होना, कि ऐसे बिल्कुल कुछ होते हैं जो नॉट क्यूरेबल रहते हैं ऐसे? बिल्कुल पॉसिबल है, एकदम श्योर। नी बेंड होने के बाद स्ट्रेट हो सकते हैं सर? नी बैंड क्यों होता है? बोन तो बैंड नहीं होती ना, बोन बैंड नहीं होती। अच्छा, नहीं लिगा, अच्छा लिगामेंट का कुछ लिगामेंट्स की सिचुएशन चेंज होती है, लिगामेंट चेंज हो ओके। जाते हैं। जैसे ही आप जी सर। लिगामेंट्स को स्ट्रोंग करेंगे, मसल्स को स्ट्रोंग करेंगे, वो स्ट्रेट हो जाएगा हाँ, जॉइंट। स्ट्रेट हो जाएंगे। कोई भी सर एज जॉइंट, एज फैक्टर। जी सर। कोई भी जॉइंट जो है वो जॉइंट आपका टिका हुआ है लिगामेंट्स पे और बिल्कुल सर। मसल्स पे। अगर मसल्स और लिगामेंट्स ओ, की स्ट्रेंथ बिल्ड कर देते हैं तो सही हो जाएगा। तो इसमें एज फैक्टर नहीं अटकता है सर? ये कुछ प्रॉब्लम नहीं एज रहती उसकी वजह से? एज फैक्टर एक्चुअली, अगर उसके लिए डाइट अगर आप प्रॉपर रखते हैं तो एज फैक्टर नहीं लगता। अच्छा, डाइट डाइट का सही रखते हैं तो नहीं रहता है नरिशमेंट एज जो फैक्टर? है वो फूड से मिलेगा। ओके फाइन। हमें ब्लड ओके। सप्लाई को इंक्रीज करना है, और ब्लड कहाँ से आएगा? फूड से आएगा। अच्छा, मतलब ये ऐसी सिचुएशन में भी क्योरेबल है, पेशेंट ठीक हो सकते हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके ओके, फाइन सर, फाइन सर, थैंक यू। सर जी आप फूड सप्लीमेंट के बारे में भी बताइए। आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस इज नॉट क्लियर। टाइप कर दीजिए, मैसेज टाइप कर दीजिए, देख लेंगे। और किसी को कुछ पूछना हो हैंड रेज कर दीजिए। सर नी स्वेलिंग हो जाता है, इसका क्या वजह है? वो आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हमने सिर्फ एनाटॉमी ऑफ नी पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में स्वोलन नी क्यों हुआ, स्वेलिंग हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है अकॉर्डिंग टू पीसीएम और अकॉर्डिंग टू एलोपैथी। नेक्स्ट एनीवन?
कोई और पूछना है किसी को? ओके, तो फिर डन। कोई क्वेश्चन किसी का है? माइल्ड जॉइंट डिफ्यूजन एक्सटेंडिंग इनटू द सुप्रापटेलर, बताएंगे आपको ये सारी कंडीशंस बताएंगे। तो ठीक है फिर अमित भाई, नेक्स्ट क्लास के लिए सैटरडे को। गुड नाइट। लोग लगता है ना वो इलेक्ट्रिकल वो में